स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। मैं हूं आपके एंकर के खजाना सोलो। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। हाल ही में हुए उपचुनावों में मजबूत प्रदर्शन के बाद जिसमें 7 सीटें जिताना भी शामिल है, भाजपा अब 2027 के चुनावों में अपनी संभावनाओं के बारे में आश्वासित है। पार्टी का मानना है कि उसे सभी सामाजिक समूहों में व्यापक समर्थन प्राप्त है, जो नवीनतम परिणामों द्वारा मान्य है। हाल ही में एक साक्षात्कार में भाजपा एमएलसी और दलित चिंतक लालजी प्रसाद निर्मल ने भी समाजवादी पार्टी के पीडीए गठबंधन के पतन को संबोधित किया और 2027 के लिए पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। दलित चिंतक और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अभी आपने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित हैं, पीडीए के साथ दलित नहीं है, और यही वजह है कि जो चुनाव हुआ है, बाई इलेक्शन हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें मिली हैं। जो बहुत ही ज़्यादा सीटें थी, वो भी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ गई। क्या वाकई में लगता है कि दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ना कि पीडीए के साथ? देखिए, पिछले लोकसभा के चुनाव में छल करके एक फर्जी माहौल बना करके यह प्रचारित किया गया था कि भारतीय संविधान को भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी, और यही बात आरक्षण के संबंध में भी कही गई थी। एक बड़े भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जबकि न तो संविधान खत्म हो रहा था, न तो आरक्षण खत्म हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते रहे हैं कि भारतीय संविधान को कोई छू नहीं सकता, आरक्षण को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो लोकसभा चुनाव में जो दलितों में भ्रम पैदा हुआ, उसके कारण समाजवादी पार्टी प्लस में रही। किंतु इस उपचुनाव में प्रदेश के दलितों को यह आभास हो गया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के एक झूठा आडंबर खड़ा किया था। यह पूरे प्रदेश के दलितों में, बल्कि पूरे देश के दलितों में ये मैसेज गया, और जिसका परिणाम ये हुआ कि जो 9 सीटों पे उपचुनाव हुए, उसमें 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। यहाँ तक कि जहाँ पर माइनॉरिटी बाहुल्य कुंदरकी विधानसभा में, वहाँ भी लाखों मतों से भाजपा विजयी हुई है। इस प्रकार अब जो छद्म था सपा और कांग्रेस का, वो टूट गया है, और इसका परिणाम होगा कि 2027 में भी हम आगे आएंगे और विजयी होंगे। अच्छा, जिस तरह से सपा मुखिया अखिलेश यादव एक नया नाम दिए हैं इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग का, क्या माना जाए ये बयान हताश को लेकर हताशा है, या कुछ वाकई में इसके पीछे आखिर उनका बयान ये क्यों है? नहीं, देखिए, ये तो जब चुनाव जीतते हैं जहाँ पे, वहाँ पे तो सब कुछ ठीक रहता है, और जहाँ चुनाव हारते हैं वहाँ पे गड़बड़ी उन्हें लगती है। तो ये उनका पूरी तरह से हताशा है, क्योंकि वो देख रहे हैं, उन्हें बड़ी उम्मीद थी 9 में 9 सीटें जीतने की, और इसका लगातार प्रचार कर रहे थे, किंतु ये उनका भ्रम टूट गया, जिससे वो हताशा में हैं, और हताशा में हो करके अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि जिस तरह से कुंदरकी में माइनॉरिटी ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, इससे साफ हो गया कि माइनॉरिटी यानी जो मुस्लिम था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि तमाम ऐसी खबरें आई कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो दुआएं कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, 9 का 9 सीटें जीतें। फिलहाल जिस तरह से आपने कहा कि 2027 में भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार यूपी में आने से कोई नहीं रोक सकता, क्या वाकई में जो पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया? अगर जुड़ गया तो ऐसी कौन सी वजह है? क्या लॉ एंड ऑर्डर माना जाए, या डेवलपमेंट माना जाए, या हर वर्ग के लोगों का यूपी सरकार ने जो काम किया है उनको लेकर क्या वजह मानी जाए? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र और प्रदेश में सरकार है,
उसके जो डेवलपमेंट के कार्य हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उससे पूरे प्रदेश की जनता संतुष्ट है। भ्रष्टाचार पे जो प्रहार हुआ है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उससे जनता संतुष्ट है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का पीडीए का प्रश्न है, उनका पीडीए तो पूरी तरह से छद्म है। न तो उनके साथ पिछड़ा है, न तो उनके साथ दलित है, क्योंकि पिछड़े वर्गों का भी इन्होंने बड़ा नुकसान किया था अपने शासनकाल में। जो त्रिस्तरीय आरक्षण लागू नहीं होने दिया था अखिलेश यादव जी ने, और दलितों का प्रमोशन में आरक्षण ख़त्म कर दिया था इन्होंने। ठेकेदारी में आरक्षण ख़त्म कर दिया दलितों का। 1.5 लाख दलित कार्मिकों का रिवर्सन कर दिया इन्होंने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया। तो दलित इनके साथ कैसे रह सकते हैं? तो ये जो इनका पीडीए का फार्मूला है चलने वाला नहीं है भविष्य में। और 2027 के चुनाव में अब ये फिर 50 सीटों पे सिमटेंगे। देखिए, आप दलित चिंतक और भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल हैं, जिनका साफ कहना है जो पीडीए यानी समाजवादी पार्टी का जो पीडीए था और संविधान को लेकर जो फैलाया गया था 2024 के चुनाव में, वो भ्रम टूट गया। और इसका नतीजा यही है कि जो यूपी में जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को 9 में 7 सीटें मिली है। और उनका साफ कहना है कि सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में एक बार फिर से आने से कोई नहीं रोक पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। बैतूल के आष्टा गांव में एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव ठीक करने वाले एक व्यक्ति ने गलती से पास के चूल्हे से आग लगा दी। आग ने आदमी, उसकी पत्नी और उसके पिता को गंभीर रूप से जला दिया। सौभाग्य से सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ और पड़ोसियों ने आग बुझा दी, लेकिन परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए भोपाल रेफर कर दिया गया। पुलिस कारणों की जांच कर रही है। ये बताए क्या हुआ था, कैसे अंगार लग गई थी? मैं चाय बना रहा था, चूल्हा अच्छे से जल नहीं रहा था। तो मैंने गैस टंकी का रेगुलेटर निकाला, उसमें से डायरेक्ट गैस निकलना चालू हो गया। मेरी मैडम उधर 6 फीट के अंतर पे चूल्हे पे रोटी बना रही थी, तो गैस निकली तो अंगार पकड़ ली। अच्छा, गैस बाजू में ही था क्या चूल्हा? हाँ, ये पलंग के से अंतर पे। क्यों चेंज कर रहे थे रेगुलेटर? वो चूल्हे में से वो जहाँ से अंगार निकलती वहाँ से लीकेज हो रहे थे। अच्छा, तो कितने लोग झुलस है इसमें? कैसा? कितने लोग झुलस गए आग में? हम तीनों जी और मैं और मैडम। चाय कौन बना रहा था? चाय मैं बना रहा था। किसके लिए? पापा जी के लिए। पापा जी? सबके लिए बना रहा था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने हाल ही में हुई संभल हिंसा को संबोधित किया। उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की पार्टी की योजना का उल्लेख किया, लेकिन डीजीपी द्वारा 3 दिनों के भीतर गहन जांच का वादा करने के बाद इसे रद्द कर दिया। पांडे ने पुलिस पर अवैध हथियारों का इस्तेमाल करने और मामले में हेरफेर करने का आरोप लगाया, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और उन्होंने तनाव बरखाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की। यही नहीं बल्कि जांच निष्पक्ष नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की चेतावनी दी। संभल की जो गंभीर घटना हुई है उसके संदर्भ में सही जानकारी प्राप्त हो सके और उसकी सारी तथ्यों के बारे में हम पूरे प्रदेश को जाकर के बता सकें, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया था मेरे नेतृत्व में। मुझे वहां जाना था, मैं सवेरे ही 10 बजे निकलने वाला था, लेकिन इसके बाद डीजी से मेरी बात हुई तो डीजी साहब ने मुझसे कहा कि साहब उनको पता था कि मैं जा रहा हूं। उन्होंने तुरंत, हमने उनसे कहा कि इस घटनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ के लोग फर्जी फंसाए जा रहे हैं, आपने हमारे एमपी पर जो वहाँ था उस पर भी मुकदमा लिखा दिया।
तो ऐसे कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं निष्पक्ष जांच होगी और आप 3 दिन वहां न जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि 3 दिन आप वहां न जाएं, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, इसके बाद 3 दिन के बाद आप जाइएगा। तो फिर हमने सोचा कि एक अवसर है, ये देख लें, इसीलिए उनके आग्रह पर हम आज यहाँ रुक गए। मेरा कार्यक्रम भी जारी हो गया था, वहाँ जाने का सब कुछ हो गया था, लेकिन जब उन्होंने कहा 3 दिन बाद जाइए, तो इसीलिए मैं आज यहाँ आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि मैं तो जाना चाहता ही था, लेकिन उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूँगा और निष्पक्ष जांच कराऊँगा, कोई ऐसा नहीं है गलत नहीं फंसने पाएगा, इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम को यहाँ रुक के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। जो लोग मारे गए हैं उसमें से एक समुदाय के हैं। देखिए ऐसा नहीं है, अगर मारना था तो उसमें मस्जिद के बचाव में या मस्जिद में जो देखने गए थे वही मारते। अगर ये लड़ाई थी तो पहले नहीं मारते। ये पुलिस अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस बुरी तरह फंसी हुई है और इनकी गोली से इनके मारे हुए लोग हैं वो 4 लोग। अब इसकी जब निष्पक्ष जांच होगी तब इसका पता चलेगा। गंगा नदी पर बना एक ऐतिहासिक पुल जो एक सदी से अधिक समय तक सेवा करता था, अब नदी में ढह गया है। आविद रोहिलखंड कंपनी लिमिटेड द्वारा 148 साल पहले बनाए गए इस पुल को JM हेपोल ने डिज़ाइन किया था और रेसिडेंट इंजीनियर SB न्यूटन की देखरेख में बनाया गया था। ये एक बार उन्नाव को कानपुर से जोड़ता था और हाल के वाहनों और पैदल चलने वालों के लिए इसके नीचे एक लकड़ी का पुल था। मूल रूप से पुल ने एक ट्रेन ट्रैक का भी समर्थन किया था, जिसके बाद में ट्रेनों के लिए एक अलग पुल से बदल दिया गया। पचहत्तर संविधान दिवस पर राष्ट्र ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत का जश्न मनाया। लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा ने अपने सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भाजपा विधान परिषद डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने संविधान को बदलने के किसी भी प्रयास की निंदा करते हुए इसकी प्रकृति पर जोर दिया। मुख्य अतिथि अर्जुन देव भारती ने प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने के लिए संविधान की प्रशंसा करते हुए जोर देकर कहा कि जन जागरूकता इसके संरक्षण को सुनिश्चित करती है। संविधान दिवस मनाया जा रहा है, क्या संकल्प लिया गया है महासभा में? देखिए, सबसे पहले तो हमने संविधान के उद्देश्य का पाठ कराया है और हमने लोगों को ये बताया कि संविधान में ऐसे उपबंध मौजूद हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समाज का प्रत्येक व्यक्ति संविधान के माध्यम से अपनी तरक्की का रास्ता ढूंढ सकता है और समाज में सबके साथ तालमेल बना के रख सकता है। संविधान की सबसे बड़ी भूमिका ये है और पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए, जहाँ इसको पूरे यूनाइट रखने की ताकत है, वहीं समाज में जितने तबके, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे मजदूर हो, ये सबकी हितों की पूर्ति करता है। यही इसकी खूबसूरती है। और जो बदलने का प्रयास कर रहे हैं, संविधान के मूल ढांचे को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 दिन पहले ये बात कही है और बार बार ये बात पार्लियामेंट में भी आती है कि इसको बदलने का लोग प्रयास तो कर सकते हैं पर बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि संविधान की आत्मा भारत की जनता में है और भारत की जनता के आत्मर्पित करने से 75 साल पहले ये बना था। और हमेशा आज तो इसका प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा हो रहा है संविधान दिवस के माध्यम से, जब से मनना शुरू हुआ है। अब जनता संविधान को लेकर जागरूक हो चुकी है। इसको बदलना या इसमें कोई संशोधन करना इतना आसान काम नहीं है। बहुत चीज़ें बदली जा चुकी हैं। क्या 400 पार जो नारा था, क्या उसमें संविधान बदला जा सकता था क्या? देखिए, पॉलिटिकल चुनाव जीतने के लिए कोई नारा, हालांकि हम पॉलिटिकल उस पर स्टेटमेंट देने के लिए मतलब अधिकृत नहीं है, परंतु कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने के लिए कोई नारा लगा सकती है, मगर संविधान का एक प्रोसीजर होता है, वो कहने से नहीं बदला जा सकता। उसके लिए पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट बिल लाया जाता है और उसका प्रोसीजर निर्धारित है। तो कथनी और कहने में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे।
प्रोसेस जब तक अडॉप्ट नहीं होगा तब तक चीज़ों को नहीं बदला जा सकता। थैंक यू। आज पूरे देश में संविधान दिवस का आयोजन हो रहा है। भारत की संसद भी आज विशेष रूप से इसके लिए बुलाई गई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोक भवन में संविधान दिवस मनाते हुए उद्देशिका का वाचन किया है। अंबेडकर महासभा, दलितों पिछड़ों की प्रतिनिधि संस्था, यह भी आज संविधान दिवस का आयोजन कर रही है और संविधान दिवस के माध्यम से सबको संदेश देने की कोशिश हो रही है कि भारतीय संविधान पूरी तरह दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, आम लोगों के लिए समर्पित है और इसको और भी सशक्त बनाया जाना चाहिए। और संविधान के बारे में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जागरूकता हो, इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। सर, कभी कोई संविधान बिटाने की बात करता है क्या? अम्बेडकर की जो है बात, जो लोग संविधान बचाने की बात कर रहे थे, जो लोग आरक्षण बचाने की बात कर रहे थे, वे खुद संविधान विरोधी थे और उन्होंने खुद प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया, आरक्षण का बिल फाड़ दिया, ठेकेदारी में दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया। तो वे लोग भ्रम में हैं और आरक्षण और भारतीय संविधान युगों युगों तक रहेगा। जब तक यह देश रहेगा तब तक संविधान रहेगा और आरक्षण रहेगा। लखनऊ में एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पारा निवासी आरोपी आमिर ने कथित तौर पर पीड़िता को बहला फुसलाकर वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के अब बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया और निगरानी की मदद से आमिर को नाका थाना क्षेत्र में ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा गया। दिनांक 18 नवंबर को थाना नाका में राजेंद्र नगर चौकी क्षेत्र स्थित एक व्यक्ति के द्वारा थाने में उपस्थित होकर के बताया गया कि उसकी बहन को आमिर नामक व्यक्ति जो है, जो कि मूलतः पारा का रहने वाला है और हाल में बाजार खाला में निवास कर रहा है, वो उसकी बहन को बहला फुसला कर ले गया है। इस सूचना पर एडिशनल SHO के द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई और विवेचना के बाद सर्विलांस की मदद से अभियुक्त को ट्रेस किया गया और 24 तारीख को अपहृता को बरामद किया गया और उसके बाद पीड़िता का मेडिकल कराया गया और उसकी उम्र की वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें पीड़िता की उम्र लगभग 13 वर्ष आई है। और आज सुबह प्रातः ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास से अभियुक्त आमिर को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच पीड़िता का माननीय न्यायालय के समक्ष बयान करा लिया गया है और आज अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा रिमांड हेतु। मैम, क्या इससे पहले भी कोई ऐसी वारदात हुई इसने की या फिर ये पहले ही है? नहीं, अभी इसका आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और इस मुकदमे में इनको सुसंगत धाराओं की वृद्धि भी की गई है पॉक्सो एक्ट की और अन्य जो साक्ष्य जो है वो संकलित किए जा रहे हैं। आरोपी क्या करता है? आरोपी जो है वो अपने पिता के साथ सिलेंडर वगैरह सप्लाई करता था। साथ ही ये भी जानकारी हुई है कि ये ट्रक चलाता था। मैम, जो आरोपी है ये पीड़िता के संपर्क में कैसे आया? फोन पे बात होती थी या कैसे? अब इसके संबंध में और जानकारी प्राप्त की जा रही है कि किस प्रकार से ये संपर्क में आए हैं। संविधान दिवस पर पारक महासंघ ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशल किशोर के नेतृत्व में एक संविधान रैली का आयोजन किया। रैली वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा से शुरू हुई और हजरतगंज चौक पर डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर संपन्न हुई। रैली में लगभग 100 लड़कियों ने वीरांगना उदा देवी के रूप में कपड़े पहने थे और कार्यक्रम की शुरुआत उदा देवी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कौशल किशोर ने उदा देवी की बहादुरी, अपने शहीद पति माकापासी का बदला लेने में उनकी भूमिका और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष के दौरान किए गए बलिदान के बारे में बात की। भाई यार, हम खाली करा दादी थोड़ा और सही है।
अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबर के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।